हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज को हम अपने रोटेशनल स्पेक्ट्रा के सबसे लास्ट लेक्चर के साथ भाई आज हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ऑन रोटेशनल स्पेक्ट्रा। सर, अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूल का रोटेशनल स्पेक्ट्रा को प्रेडिक्ट करता हूं, मतलब रोटेशनल स्पेक्ट्रा बनाता हूं, और उसके बाद अगर मैं उसमें किसी भी एटम का उसको हटाने के बाद उसका आइसोटॉप लगा देता हूं, तो उस रोटेशनल स्पेक्ट्रा पर क्या फर्क पड़ने वाला है वो चीज हम जानने वाले हैं। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप किसी पर्टिकुलर किसी सिलेबस की तैयारी कर रहे हो ना, तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भाई आपको पता है, वैसे तो हम स्पेशली आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई आजकल सिलेबस से रिगार्डिंग, तो उससे बात करते हैं अभी हम कि क्या करना है उसके लिए। तो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री में क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक हम कर रहे हैं ना, ये पेपर का नाम है, जिसमें से भाई हम 2 यूनिट एक्चुअली कर चुके हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरी है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, तीसरी है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। तीसरी जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी उसी को इस वक्त हम कर रहे हैं। और फिर इससे रिलेटेड भाई आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी से हो, और आप सर ये क्वेश्चन डेली मेरे पास कहीं ना कहीं आ जाता है कि सर क्या हमारा सिलेबस 15 अप्रैल तक हो जाएगा या 20 अप्रैल तक हो जाएगा या 25 अप्रैल तक हो जाएगा, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो उस पर भी थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं। देखिए, मैं किसी भी सिलेबस को जल्दबाजी में नहीं कराना चाहता। मेरा एक्चुअली पर्पस ये है कि आप सब लोग जो ग्रेजुएशन की, अगर बाई चांस आप ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सभी टाइप के बच्चे जो हैं ग्रेजुएशन की तैयारी करते हैं। हो सकता है कुछ लोग तो एग्जाम से एक दिन पहले देखते हैं, कुछ लोग पूरे साल प्रिपरेशन करते हैं, साथ के साथ लेक्चर्स पढ़ते हैं, कुछ एक साथ पढ़ते हैं। तो उनमें कई सारे टाइप के बच्चे होते हैं। एक को मतलब होता है कि सर मेरे को केवल बीएससी करना है, बीएससी में बस पास हो जाऊं, उसके बाद आगे के आगे देखेंगे। दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं कि सर मुझे ना ग्रेजुएशन के बाद कहीं ना कहीं सीयूटी में एग्जाम देना है, जिसके बाद मुझे कहीं ना कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कुछ मास्टर डिग्री या कोई अदर कोर्सेज करने हैं। और तीसरे टाइप के बच्चे होते हैं जिनका भाई सपना अधूरा रह जाता है और वो अपने सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सपना इन द सेंस, कुछ बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि सर मेरे को आईआईटी में सिलेक्ट होना था, मेरे को आईआईटी जाके पढ़ना था, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। मैंने 12th पीसीएम से किया, मैंने जेई मेंस के लिए जेई मेंस का एग्जाम दिया, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया। जे एडवांस में पहुंचा, वहां सिलेक्ट नहीं हो पाया। सर मेरे को आईआईटी से पढ़ाई करनी थी, मैं नहीं जा पाया वहां। तो उस टाइप के बच्चों के लिए एक्चुअली मैं थोड़ा सा हर टाइप के बच्चों के लिए जो भी सिलेबस करा रहा हूँ वो एप्लीकेबल होना चाहिए, इस तरह से कराना चाह रहा हूँ। भाई जिनका सपना रह जाता है ना, आईआईटी में नहीं हो पाता है, ग्रेजुएशन के बाद उनको दोबारा से मौका मिलता है, जिसका नाम है, एक पेपर होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं आईआईटी जैम नाम का, आईआईटी जैम। अच्छा सर, ये जो आईआईटी जैम है, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, मैथ्स, लाइफ साइंस या अर्थ साइंस, सर ये हमारे पास कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनसे हम आईआईटी जैम के लिए फॉर्म भरते हैं। और आप यहां से एमएससी कर सकते हो आईआईटी से जाकर, आप आईआईटी से जाकर पीएचडी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, जिसका नाम है आईआईटी जैम। ठीक है, आपको आईआईटी जैम का प्रिपरेशन करना होता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप ग्रेजुएशन करो और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। तो मैं उस टाइप से आपको सारे के सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूं कि आपकी ग्रेजुएशन भी हो और साथ के साथ आप आईआईटी जैम की जब आप प्रिपरेशन करोगे तो पूरा सिलेबस आपके हाथ में होगा। सिर्फ आपको कुछ टाइम के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आगे बढ़ो। तो भाई कुछ लोगों का ये रहता है कि सर सिलेबस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो मैं बस आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि मैं नहीं जानता कितना सिलेबस आपको उस टाइम तक कवर करा पाऊंगा। कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस हो जाए, लेकिन आपको लगता है कि सर ये वाला मेरा पोर्शन छूट रहा है, तो आप किसी न किसी और साधन से उस सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करें। आपकी लास्ट की यूनिट है, मान लीजिए जैसे कि हमने अभी तक हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं ना, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, तो भाई आज की डेट में तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। अगर आप लेक्चर को बहुत टाइम बाद देख रहे हो तो फिर हो सकता है आगे तक हम सारा का सारा सिलेबस कर चुके होंगे। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे हैं, तो बात की यूनिट है, मान लीजिए ये आपको किसी दूसरे साधन से मिलते हैं, आप किसी बुक से पढ़ना चाह रहे हो या किसी नोटबुक से पढ़ना चाह रहे हो, किसी टीचर से पढ़ना चाह रहे हो, किसी और चैनल से पढ़ना चाह रहे हो, कवर कर तो कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ भाई, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता और मैं आपको बेस्ट देने की कोशिश करूंगा कि आप अगर कहीं पर आगे जाकर आपको इन टॉपिक्स की जरूरत पड़ती है, इन सिलेबस की जरूरत पड़ती है, तो आप वहां पर चूको नहीं।
आपको ये ना लगे सर ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, ग्रेजुएशन करा है लेकिन कभी सुना नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हर टॉपिक को मैं अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ और कॉम्पिटेटिव वे की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको एकेडमिक से कॉम्पिटेटिव पर एक लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी बात रही, तो मुझे लगता है कि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। चलिए फिर हम एक काम करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बाद हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करने वाले हैं। तो रोटेशनल का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम करने वाले हैं सर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ऑन रोटेशनल स्पेक्ट्रम। सर हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा जानते हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा बनाया था, रोटेशनल स्पेक्ट्रा बनाया था, बिल्कुल बनाया था। सर रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हमने क्या किया था, सर रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हमारे पास कुछ इस तरह की लाइन थी, बिल्कुल थी सर, इस तरह की हमारे पास एक लाइन थी। और इसमें हमने क्या किया था भाई, सर यहां पर मान लीजिए मिड पॉइंट है और इसके बाद में हमने ये लाइन है, ये दूसरी लाइन है, फिर तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है, पांचवी लाइन है, छठी लाइन है। पहली लाइन जो आती है रोटेशनल स्पेक्ट्रा में वो हमने देखी थी सर 2b पर आती है, दूसरी लाइन 4b पर, तीसरी 6b, फिर 8b, 10b, 12b। सर ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा में लाइंस देखी थी, नहीं देखी थी? बिल्कुल देखी थी। आपने एक चीज और देखी होगी सर, हर लाइंस के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 2b। हर लाइन के बीच का डिफरेंस देख लो आप, 2b का डिफरेंस रहेगा। रोटेशनल स्पेक्ट्रा में आप किसी भी लाइन के बीच का डिफरेंस देखते हो तो वो कितने के बराबर आता है सर, 2b के बराबर आता है। सर क्यों बता रहे हो इस चीज को तो हम पहले जान चुके हैं भाई, हम पहले जान चुके थे ना, बिल्कुल जान चुके थे सर। हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखा था, वहां पर हर ट्रांजिशन के लिए हमने देखा था कि ये हमारे पास रोटेशनल लाइंस जो आ रही थी उनके बीच का डिफरेंस 2b का डिफरेंस आ रहा था, कितना भी लंबा ले जा सकते हो। वो डिपेंड करते हो कि आपकी जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसमें कितनी एक्साइटेड स्टेट है, कितनी क्या भाई एक्साइटेड स्टेट है, इस तरह से। तो वो हमारे पास 2b का डिफरेंस आ रहा था, जैसे यहाँ पर 2b, 4b, 6b, 8b, 10b, इस तरह का डिफरेंस आ रहा था। तो वही हमारे रोटेशनल लाइंस में है। सर क्या कहना चाह रहे हो? अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि सर मान लीजिए अगर मैं मान लीजिए रोटेशनल स्पेक्ट्रा बनाता हूं HCl के लिए, HCl के रोटेशनल स्पेक्ट्रा बनाता हूं। दूसरा भाई हाइड्रोजन के, आपको पता है 3 हमारे पास आइसोटॉप्स होते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की बात करते हैं, पहले तो बात करते हैं किसकी, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का नाम सुना है? आई होप आपने सुना होगा। आइसोटॉप को हिंदी में समस्थानिक कहते हैं, जो मुझे लगता है क्लास 9, 10th में स्टार्ट कर दिया जाता है। 9, 10th, 11, 12 हमेशा सुनते रहते हैं आइसोटॉप बोलो, या हिंदी में उसको समस्थानिक बोलते हैं। भाई आइसोटॉप का मतलब हमने ये जान रखा है अभी तक, ये जान रखा है सर आइसोटॉप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। सर ये तो जान चुके हैं ना सर, हम जान चुके हैं आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन उनका जो है एटॉमिक मास की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है हमारे पास, सर वो होता है हमारे पास डिफरेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल हमने भाई पहले से जान रखा है, बचपन से आपने जान रखा, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, तो भाई हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होता है, हाइड्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। सर अगर इसकी बात करें हाइड्रोजन का, अगर हाइड्रियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका मास नंबर भी 1 होता है। ड्यूटेरियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है लेकिन इसका मास नंबर 2 होता है। ट्राइटियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है लेकिन इसका मास नंबर क्या होता है, 3 होता है। यानी कि हम एक चीज देख सकते हैं सर, इन तीनों आइसोटॉप की अगर हम बात करें, इनका एटॉमिक नंबर तो 1 है, सबका सेम है, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास है या फिर मास नंबर है वो आपका क्या है, डिफरेंट है। सर इसको बोलते हैं आइसोटॉप। क्वेश्चन मेरे पास ये है, मेरे को इस टाइप का ना रोटेशनल स्पेक्ट्रा बनाना है सर, ठीक है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा बना लो। अगर मैं HCl का रोटेशनल स्पेक्ट्रा बनाता हूं या फिर DCl का रोटेशनल स्पेक्ट्रा बनाता हूं, तो इनकी लाइंस के बीच में मुझे देखना है क्या ये कम हो जाएंगी या बढ़ जाएंगी, क्या वही रहेंगी या कोई और चेंज हो सकता है इस रोटेशनल स्पेक्ट्रा में। सर इस चीज के बारे में हमें जानना है,
इस चीज के बारे में जानना है। चलिए फिर एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि बताइए सर कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा एक्चुअली डिपेंड किस पे करेगा। जिसको नहीं आता होगा ना भाई, जिसको नहीं आता होगा वो भी बहुत आराम से समझ सकता है। कैसे समझेगा भाई? मुझे अगर मैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा को गौर से देखूं तो भाई साहब मेरे को ना इसमें एक चीज के अलावा कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं दे रही। सर वो क्या है? वो मेरे को बी दिखाई दे रहा है। बी के अलावा आपको कुछ दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है आपको भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा। भाई बी के अलावा है ही नहीं कुछ, मतलब पूरा का पूरा रोटेशनल स्पेक्ट्रा रोटेशनल कांस्टेंट यानी कि बी पर डिपेंड कर रहा है। सर बी पर डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर मैं बी को निकालूं तो शायद मुझे कोई ना कोई जानकारी मिल सकती है। चलो एक काम करते हैं सर, बी को निकालो, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि कहानी क्या है। ठीक है सर, मैंने बी को निकाला, रोटेशनल कांस्टेंट बी। सर बी जो है इसका हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद है आपको? बिल्कुल पता है सर, क्या था फॉर्मूला? सर बी बराबर था हमारे पास एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। क्या ये पढ़ा था? ये पढ़ा था हमने, बिल्कुल पढ़ा था सर। बी बराबर था एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। अगर आपको यकीन नहीं है तो हम यकीन थोड़ा सा दिला देते हैं आपको, हम यकीन थोड़ा सा दिला देते हैं आपको कि हमने ये पहले से पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं सर? बी बराबर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई होता है। अगर आप ये इसकी वैल्यू किस में आती है? जूल में आती है। किस में आती है? जूल में आती है। अगर आप इसको सेंटीमीटर इनवर्स में करना चाहो तो आप वहां पर बी बार यूज कर सकते हैं, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। तो कुल मिलाकर बी में और बी बार में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यूनिट का अंतर है, बात एक ही है ना। तो हम किसी भी को भी ले सकते हैं। आपका मन है सर मैं तो बी बार को लूंगा, मैं बी को नहीं लेना चाहता, आप बी बार को ले लीजिए। आप कह रहे हो सर बी ठीक है, बी बार की कोई जरूरत नहीं, तो बी को ले लीजिए। तो बी बराबर क्या था? एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई था। सर ठीक है, हमको पता था कि ये जो हमारे पास b है वो b इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर है। सर आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन, आइसोटॉप्स में हमने एक चीज जानी थी सर, डिफरेंट केवल एक ही चीज है, और वो क्या है? इसका एटॉमिक मास, केवल मास डिफरेंट है, बाकी कोई चीज डिफरेंट नहीं। तो मुझे इसमें ऐसी कोई चीज देखनी पड़ेगी जो बदल रही होगी। सर h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, बदलता ही नहीं है सर। 8 एक नंबर है, बदलता ही नहीं है सर। पाई की वैल्यू भी सेम रहती है सर, बदलता ही नहीं है सर। आई क्या है सर? आई हमने बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बताया था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही तो बताया था, बिल्कुल बताया था भाई। आई हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था, इसका मतलब सर आई क्या, इसका फॉर्मूला क्या बताया था? फॉर्मूला भी बताया था सर, फॉर्मूला बताया था आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। क्या बताया था? म्यू आर स्क्वायर बताया था। यानी कि हम यहां से एक चीज कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हो सर? जो बी है ना, बी ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी कि बी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। है ये नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। या फिर एक काम करो, अब डायरेक्टली इसमें आई की वैल्यू को रख दो, उसके बाद बात करेंगे। बी बराबर क्या हो जाएगा? बी बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर, आई की जगह क्या रख दो? म्यू आर स्क्वायर। अब सर मेरे को यहां पर एक और चीज देखनी है, अभी मेरे को यहां पर एक चीज और देखनी है। आप कहेंगे सर अभी क्या देखना चाह रहे हो? अब क्या देखना चाह रहे हो? सर हम ये देखना चाह रहे हैं इसमें कौन कौन सी चीज है जो चेंज नहीं करती है, ताकि हमें फाइनली वहां तक पहुंच सके। सर यहां देखोगे आप बी निकालना है, एच हमारा कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, ठीक है। आर डिस्टेंस सर अगर मैं HCl को लूं या फिर मैं DCl को लूं, मान लीजिए HCl में मैंने H हटाकर उसका आइसोटोप D बना दिया, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सर डिस्टेंस पे क्यों फर्क पड़ेगा? उसका साइज थोड़ी बढ़ या घट रहा है, साइज पर फर्क नहीं पड़ रहा है, साइज पर फर्क नहीं पड़ रहा, केवल मास के नंबर, उसके द्रव्यमान पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब सर हम एक चीज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर? यहां से आर की वैल्यू भी सेम रहेगी, और आर की वैल्यू भी सेम रहेगी तो केवल भी किस पर डिपेंड करेगा? म्यू पर। यानी कि मैं बोल सकता हूं सर म्यू हमारा जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बी के। सर यही मेरे को चाहिए था, और यही से हम सारे के सारे क्वेश्चन और फॉर्मूला हम बना सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस भी और फॉर्मूला बना सकते हैं। सर ये म्यू क्या है भाई? म्यू हमने बताया था, म्यू होता भी है रिड्यूस्ड मास। क्या होता है? रिड्यूस्ड
मास होता है। रिड्यूस मास को कैसे निकालता है सर, किसी भी अगर मान लीजिए दो एटम हमारे, तो उसमें एक एटम का मास इंटू दूसरे एटम का मास डिवाइड बाय पहले एटम का मास प्लस दूसरे एटम का मास। सर ये हमने फॉर्मूला आपको पहले भी बताया था कि रिड्यूस मास होता है। सर इससे क्या कहना चाह रहे हो, अगर आपका रिड्यूस मास बढ़ेगा, अगर आपका रिड्यूस मास बढ़ेगा तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सर इसको ना थोड़ा सा इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत प्यार से। बहुत अच्छा सा कंसेप्ट बताने वाला हूं भाई, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट मैं यहां से बताने वाला हूं, इसे ध्यान से सुन लेना भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो कैसे हम एक काम करते हैं सर, इधर ना मैं HCl को ले रहा हूं, इधर मैंने HCl को ले लिया, ठीक है, इधर मैं उसका आइसोटोप DCl ले लिया। मैंने क्या ले लिया, इधर उसका आइसोटोप DCl ले लिया। सर अगर हम बात करें, हाइड्रोजन का मास एक होता है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एक, ठीक है, और Cl का जो मास है उसको मैं 35 ले रहा हूं। हाइड्रोजन का मास 1 है, Cl का मास 35 है, दो आइसोटोप होते हैं Cl के भी, एक 35 एक 37, तो इसका ओवरऑल जनरल जो मास होता है हम उसको क्या मान लेते हैं, 35.5। भाई Cl का आप मेरे से बहस नहीं करेंगे सर, इसका तो मास 35.5 होता, आपने 35 क्यों लिया, आपने 30, ये डिपेंड करता है कि जो हम बोल सकते हैं इनके दो मास होता है उसका एवरेज निकाला जाता है एक्चुअली, लेकिन मैंने आइसोटोप लिया तो मैंने इसका 35 वाला आइसोटोप ले लिया मान लीजिए। इसी तरह से DCl की बात करें तो Cl का तो मास 35 ही, Cl का तो मास क्या होगा भाई 35 ही, और ड्यूटेरियम का मास कितना हो जाएगा 2, ये मैंने अभी भी बताया, ड्यूटेरियम का मास 2 होता है। इन दोनों में अगर मुझे रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखना है, अगर इन दोनों का रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखना है तो भाई यहां के लिए अगर मैं बात करूं, यहां के लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे म्यू निकालना है। पहले क्या निकालना है, म्यू ऑफ HCl। सर मेरे को अगर म्यू ऑफ HCl चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, H का मास इंटू Cl का मास डिवाइड बाई H का मास प्लस Cl का मास, μ1 इंटू μ2 डिवाइड बाई μ1 प्लस μ2, सॉरी म्यू निकालना है तो m1 प्लस m1 इंटू m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये अभी अभी फॉर्मूला लिखा है, तो m मतलब 1 2 की जगह मैंने हाइड्रोजन और Cl लिख दिया। इसी तरह से अगर इसके लिए निकालेंगे म्यू फॉर DCl निकालना है तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ D इंटू मास ऑफ Cl डिवाइड बाई मास ऑफ D प्लस मास ऑफ Cl। सर निकाल के देखो, जरा निकाल के देखो इसकी वैल्यू को क्या आता है। अगर मैं म्यू ऑफ HCl की बात करता हूं तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है इंटू Cl का मास 35 बोल दिया सर, ठीक है, डिवाइड बाई, सर हाइड्रोजन का मास 1 होता है प्लस Cl का मास 35 हो गया, तो मतलब म्यू ऑफ HCl जो है सर वो बराबर हो जाएगा 35/36 के, यही है, बिल्कुल सही बात। सर इसके लिए कैलकुलेट करो, म्यू DCl अगर मेरे को निकालना है तो सर D का मास 2 है इंटू Cl का मास 35 है डिवाइड बाई 2 है प्लस 35 है। आप म्यू DCl निकालोगे तो आप निकालोगे कितना हो जाएगा, ये 70 डिवाइड बाई 37, 70 डिवाइड बाई 37, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब आप एक चीज बताओ मुझे, म्यू ऑफ HCl म्यू ऑफ DCl में किसका रिड्यूस्ड मास ज्यादा है, किसका रिड्यूस्ड मास ज्यादा है। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं भाई, म्यू ऑफ HCl और म्यू ऑफ DCl में किसका रिड्यूस्ड मास ज्यादा है, आप इसको सॉल्व करके देख लो, इसको सॉल्व, पैसे भी अंधे बंदे को भी दिख जाएगा। सर किसका म्यू ज्यादा है, सर DCl वाले का ज्यादा है, तो हम यहां से कहेंगे सर म्यू ऑफ DCl इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ HCl, म्यू ऑफ DCl इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ HCl। और वी नो, अभी अभी हमने जाना, क्या जाना सर, अभी अभी हमने ये जाना था सर जो B है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूस मास के, तो सर हम ये लिख सकते हैं, अगर मुझे B चाहिए HCl और B चाहिए DCl के लिए तो इन दोनों में से B किसका ज्यादा हो जाएगा, सर B ज्यादा हो जाएगा HCl का DCl से। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, और मुझे यही चाहिए था एक्चुअली, मुझे यही जानना था, मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया था अगर म्यू ज्यादा होता है तो बी की वैल्यू कम हो जाती। सर क्यों बताया जा रहे हो ज्यादा होता है कम होता है,
अभी इसका एप्लीकेशन अभी समझो, अभी समझते हैं। इसका बेहतरीन एप्लीकेशन है हमारा कि इसको क्यों बताया जा रहा है बार बार। सर देखिए इधर मैं वापस से यहां पर HCl के लिए एक स्पेक्ट्रा बनाऊंगा, दूसरा DCl के लिए यहां पर एक स्पेक्ट्रा बनाऊंगा। भाई अगर आप एनर्जी देखोगे तो मैं इस तरह से कर देता हूं, ये मैंने ले लिया है एक, ठीक है, इस तरह से इधर ले लिया है मैंने, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अभी मैं थोड़े से अभी क्या करता है, ये ले लेते चलिए HCl के लिए, ये मैंने एक लाइन ले रखी है, ठीक है ना, इसी में से ले लेते हैं। ये इसको मैं थोड़ा सा और कॉपी कर लेता हूँ, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। काफी सर हमने इसका जो एक्चुअली बोला था कि मेरे पास में j इक्वल टू 0 है, j इक्वल टू 1 है, j इक्वल टू 2 है, j इक्वल टू 3 है और j इक्वल टू 4 है, ये बताया था बिल्कुल। अगर हम HCl की बात करें, यहाँ पर HCl की बात करें तो सर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो पहले 1 और 0 के बीच में आया था सर 2b का, 1 और 2 के बीच में आया था सर कितने का, 4b का, इनके बीच में आया था सर 6b का, इनके बीच में आया था सर 8b का, यही तो आया था बिल्कुल। इसी तरह से ये जो B है सर, ये B किसका है, ये HCl वाला B है। कौन सा वाला B है, HCl वाला B है। अगर मुझे यही ग्राफ बनाना हो, मान लीजिए DCl के लिए, किसके लिए बनाना हो, DCl के लिए बनाना है, तो मैं DCl के लिए ग्राफ कैसे बनाऊंगा, जरा इधर देख लीजिए। सर मुझे एक चीज पता है, और वो मेरे को जो चीज पता है वो ये है कि B जो है वो HCl का जो है वो बड़ा है B DCl से। क्यों, क्योंकि DCl का म्यू बड़ा है इसलिए इसका B छोटा हो गया। और यहां पर अगर आप डिफरेंस देखोगे, अगर आप यहां पर भी डिफरेंस देखोगे तो भाई साहब डिफरेंस तो उतना ही आना है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए यहां पर देखोगे तो ये मेरे पास में क्या है भाई, ये मेरे पास j इक्वल टू 0, j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 2, j इक्वल टू 3, j इक्वल टू 4, इसी तरह से 5, कुछ भी ले लो। यहां डिफरेंस अगर आप निकालोगे, यहां डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो यहां डिफरेंस भी 2b का आएगा। यहां इधर करते हैं थोड़ा सा, यहां पर डिफरेंस कितना का आएगा, 2b का आएगा। यहां डिफरेंस आपका 4b का आएगा, यहां डिफरेंस आपका 6b का आएगा, यहां डिफरेंस आपका 8b का आएगा। लेकिन इन दोनों में एक चीज देख रहे हो भाई साहब, इसका 6b, इसका 6b अगर आप देखोगे तो यहां डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है, यहां डिफरेंस थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, क्यों, क्योंकि ये जो B है वो किसका है, DCl का B है। किसका B है भाई, DCl का B है। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूं सर स्पेक्ट्रा तो सेम रहेगा, स्पेक्ट्रा तो सेम रहेगा, डिफरेंस जो हम दिखाएंगे वो भी सेम दिखाएंगे, लेकिन अगर आप आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन करते हो तो उनके बीच में जो लाइंस का डिफरेंस है वो एक्चुअली कम हो जाता है, क्योंकि वहां पर B की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मतलब यहां से मैं एक फाइनली एक फॉर्मूला ये लिख सकता हूं, क्योंकि सर B जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के। तो अगर मान लीजिए दो अलग अलग स्पेक्ट्रा मेरे को दे रखे हैं, उनमें रिलेशन ये हो जाएगा सर B1 अपॉन B2 बराबर हो जाएगा μ2 अपॉन μ1, बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा मेरे पास μ2 अपॉन μ1। ये मेरे पास में फाइनल फॉर्मूला, क्योंकि B इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू μ1 अपॉन सर μ2 अपॉन μ1। कहने का मतलब है अगर कोई क्वेश्चन आता है सर HCl के लिए रोटेशनल लाइंस के बीच का स्पेक्ट्रा डिफरेंस इतना है,
तो बताओ DCl के लिए क्या होगा। तो इसी फॉर्मूले बेस्ड पर मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं आपको, वो क्वेश्चन करा देता हूं जिससे कि आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो भाई मेरे पास क्वेश्चन ये है, उसको आंसर हम करते हैं। द स्पेसिंग बिटवीन रोटेशनल लाइन ऑफ HF इज 40 सेंटीमीटर इनवर्स। मतलब क्या कहना चाह रहा है सर, मतलब ये इतना सा कहना चाह रहा है कि मेरे पास में सर एक रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, एक रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, ठीक है। और इस रोटेशनल स्पेक्ट्रा को आपको तो पता है सर, ये पहली लाइन 2B पे आ गई, दूसरी लाइन 4B पे आ गई, तीसरी लाइन 6B पे आ गई, चौथी लाइन 8B पे आ गई, पांचवी लाइन कहां पर आ गई भाई, 10B पर आ गई। यही तो है। और हर एक लाइन के बीच का डिफरेंस कितना होता है सर, 2B होता है। चाहे आप यहां देखो या फिर आप यहां देखो, चाहे आप यहां देखो या फिर आप यहां कहीं भी देख लो सर, लाइंस के बीच का डिफरेंस तो 2B आना है। ये मान लीजिए ये जो मैंने स्पेक्ट्रा बनाया है ना, ये स्पेक्ट्रा है मेरे लिए किसका, HF का। किसके लिए, HF के लिए। उसने मेरे से कहा है द स्पेसिंग बिटवीन रोटेशनल लाइन, ये जो रोटेशनल लाइन है इनके बीच की स्पेसिंग HF के लिए कितनी है, 40 सेंटीमीटर। मतलब सर इनके बीच की जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 40 सेंटीमीटर इनवर्स है। मतलब कहने का ये है सर, हमको एक चीज दे रखी है, क्या दे रखी है सर, 2B की वैल्यू दे रखी है, वो भी HF के लिए कितनी दे रखी है सर, वो दे रखी है 40 सेंटीमीटर इनवर्स। आगे पढ़ी, उसने कहा द करस्पॉन्डिंग स्पेसिंग बिटवीन लाइंस ऑफ DF इज अप्रॉक्स। मतलब उसने पूछा है सर वही स्पेसिंग DF के लिए क्या होगी, वही स्पेसिंग DF के लिए क्या होगी, क्या वो 40 सेंटीमीटर के बीच का डिफरेंस रहेगा, या 40 से ज्यादा हो जाएगा, या 40 से कम हो जाएगा। इतना सा क्वेश्चन है सर। हमको एक चीज तो पता है और वो एक चीज ये है कि हम ये जानते हैं सर, B1/B2 बराबर μ2 अपॉन μ1, यानी रेसिप्रोकल करना है ना। अगर मान लीजिए मुझे चाहिए सर B ऑफ HF बट्टे B ऑफ DF इज इक्वल टू म्यू ऑफ DF डिवाइड बाय म्यू ऑफ HF। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है भाई, रेसिप्रोकल करना है, बिल्कुल सही बात है सर। अगर मैं यहां से देखूं कि 2B इक्वल टू इतना है, तो मुझे BF की वैल्यू तो मैं यहां से निकाल सकता हूं ना, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो सर यहां से मुझे BF की अगर वैल्यू निकालनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 40 डिवाइड बाई 2 मतलब 20 सेंटीमीटर इनवर्स आ गई। ये तो आपको पता है भाई 20 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, क्योंकि 2BF की वैल्यू इतनी है, तो B की वैल्यू कितनी है, 2 से डिवाइड कर दो 20 आ गई। तो BF की वैल्यू निकाल ली, DF की वैल्यू निकाल लेते हैं, उससे 2BDF की वैल्यू निकाल लेंगे। म्यू DF और म्यू HF कितना है वो जान लेते हैं। भाई म्यू के लिए हमने एक चीज कही थी, क्या कहा था सर, म्यू के लिए म्यू बराबर क्या होता है, अगर आपको म्यू DF निकालना है तो मास ऑफ D इंटू मास ऑफ F डिवाइड बाई मास ऑफ D प्लस मास ऑफ F डिवाइड बाई, ये तो म्यू DF की बात होगी। म्यू HF क्या हो जाएगा, मास ऑफ H इंटू मास ऑफ F डिवाइड बाई मास ऑफ H प्लस मास ऑफ, कितना हो जाएगा भाई, मास ऑफ F हो जाएगा। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर इसको सॉल्व करते हैं आगे, चलिए सॉल्व करते हैं भाई, इसको सॉल्व करते हैं भाई। मास ऑफ D कितना होता है सर, 2 होता है, इंटू मास ऑफ F कितना है, वो सर 19 होता है, डिवाइड बाई 2 प्लस 90 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 90 डिवाइड बाई 1 प्लस 90, ये तो हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। यहां से हमारे आ जाएगा BHF डिवाइड बाई BDF इज इक्वल टू कितना आएगा, जरा देखिए यहां से कोई कट सकती चीज है तो काट दीजिए। देखो यहां से अगर आप आगे भी एक पॉइंट और लिख लेते उसके बाद काट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 19 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा ना, ठीक है, डिवाइड बाई 19 प्लस 2 21 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये 19 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये 19 प्लस 1 20 हो जाएगा। तो यहां से मुझे एक चीज दिख रही है कि मैं 19 से 38 को 2 टाइम्स काट सकता हूं, सही है। तो यहां से क्या बचेगा सर हमारा,
यहां से हमारे पास बच जाएगा, यहां से हमारे पास बच जाएगा 2 और ये 20 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 इंटू 20 मतलब 40 डिवाइड बाई नीचे कौन बचेगा हमारे पास, ओनली 21। मतलब ये हो जाएगा सर 40 डिवाइड बाई 21, जिसको हमारा अगर आंसर इसका निकाला है तो वो 1/1.89 के अप्रॉक्स आता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली हम बोल सकते हैं सर 2 के अप्रॉक्स इसका आंसर आ जाएगा। सर मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ सर, मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाह रहा हूँ, इसको आप इस तरह से सॉल्व कर देता है ना, मैं इस तरफ सॉल्व कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे इस चीज को। यानी कि यहां से अगर मेरे को निकालना है बी एच एफ की वैल्यू कितनी के बराबर आ गई, अप्रॉक्स पूछा ना उसने, अप्रॉक्स कितना है, इसलिए मैंने 1.89 को अप्रॉक्स 2 मान लिया। तो ये बी एफ को अगर मैं डी एफ को इधर पहुंचाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2 इंटू डी एफ, 2 इंटू बी डी एफ, 2 इंटू बी डी एफ। सर मुझे किस चीज की वैल्यू निकालनी थी, एक्चुअली देखना मुझे सर 2BD-F की वैल्यू ही चाहिए। तो ये मेरे को अगर मैं निकालना चाहता हूं 2BD-F, तो ये बराबर किसके है सर, ये है बराबर BHF के। और BHF की वैल्यू कितनी है सर, BHF की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि 2BDF इज इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि अभी आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आएंगी कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। सर मैं ये कहना चाह रहा था, अगर आप आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन करते हो तो इनके बीच की लाइंस का जो डिफरेंस होता है एक्चुअली वो या तो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। तो अगर मास बढ़ेगा तो कम हो जाएगा, मास कम होगा तो बढ़ जाएगा। तो यहां पर अगर मैं HF में देखता हूं तो 2B का डिफरेंस 40 सेंटीमीटर इनवर्स आता है, अगर वही मैं DF के बीच में देखूंगा तो उनके बीच का डिफरेंस केवल 20 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सारी की सारी चीजें रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड हमने कवर कर लिए। अगर आपको इसमें कुछ और चाहिए, आप चाहते हो कि सर हमें ये चीज रह गई है, आप हमें बता दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगले लेक्चर में उस चीज को मैं आपको जरूर बताऊंगा। वैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म हो चुकी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। अभी हम स्टार्ट करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी अगले लेक्चर में। तो चलिए फिर बने रहिए लेक्चर्स के साथ और जोड़ते रहिए लोगों को। भाई जिनको लेक्चर्स नहीं मिल पाए तो उनको बताइए, उन्हें बताइए भाई कि आपको लेक्चर्स मिल सकते हैं, आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर ये एक्चुअली लेक्चर्स हेल्पफुल है तो फिर शेयर करो। कंजूसी नहीं करनी है ना, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। जितने भी लोग हैं आपके कांटेक्ट में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कॉलेज में, तो जहां तक हो सकता है वहां तक शेयर कीजिए। बस इतना चाहता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।